अकाउंटिंग में अगर एक्सपर्टाइज करना है, दक्षता हासिल करनी है, तो उसकी पहली शर्त है बुक कीपिंग परफेक्ट होना। बुक कीपिंग जो 11th से शुरू होती है और बुक कीपिंग अकाउंट्स के हर फील्ड में बुक कीपिंग बेस है। डे फर्स्ट से हम बुक कीपिंग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी जब पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है उसका पहला पार्ट है बुक कीपिंग। लेकिन मैंने और शायद मेरे जैसे कई लोगों ने ये महसूस किया होगा कि स्टूडेंट्स 12th में बीकॉम के किसी लेवल पर, एमकॉम में कई बार कुछ बहुत सरल एंट्रीज जो हम 11th में बच्चा 2-3 महीने पढ़ लेने के बाद हम बिल्कुल नहीं समझते हैं कि वो उस तरह की गलती करेगा, वैसी गलती बच्चे बड़े लेवल पे भी कर देते हैं। और इसलिए मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं इस तरह की बातें करूँगा कि कैसे छोटी छोटी कॉमन एरर्स कह लीजिए, या जो नहीं होना चाहिए वो एरर्स बड़े लेवल पर, उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पर वीडियो के माध्यम से बात करूँगा। आज इसमें मैं 2-3 स्पेशल पॉइंट्स रिकॉर्डिंग के ले रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले कॉमर्स के स्टूडेंट्स अच्छे से वाकिफ़ होंगे जो मैं बोल रहा हूँ उससे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो इसको वॉच कर रहे हैं, अब ये आपके साथ लागू होता है कि नहीं, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं। और सबसे पहला पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ कि जब हम बुक कीपिंग करते हैं यानी जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो ये हमें बताया जाता है कि बुक कीपिंग में अकाउंटिंग हेड्स जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपको मालूम है रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, इनमें अकाउंटिंग हेड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और वो हेड्स अगर हमारे गलत होते हैं तो बट नेचुरल है कि फिर वो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह पर भी बुरा असर डालेंगे, रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत बताएंगे बिजनेस की। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये ले रहा हूँ कि बुक कीपिंग में अकाउंटिंग हेड्स नैरो मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत कम टीचर्स ने आपको ये कहा होगा, सबका अपना अपना अंदाज होता है। नैरो मीनिंग का मतलब क्या है? जैसे परचेसेस अकाउंट, आपको बताया किताबों में लिखा हुआ है बराबर कि परचेसेस अकाउंट आप केवल तभी डेबिट करेंगे जब आप कोई डीलिंग आइटम खरीदेंगे। अगर आप अनाज में डील करते हैं, इफ़ अ ट्रेडर डील्स इन ग्रेन्स, तो वो जब अनाज खरीदेगा बस उसी समय परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन व्यापारी तो अनाज का है और ख़रीदा उसने फर्नीचर, यानी फर्नीचर उसने बेचने के लिए यानी रीसेल के लिए नहीं खरीदा है। और ऐसी स्थिति में फर्नीचर के परचेज को अनाज का व्यापारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेगा, न कि परचेसेस अकाउंट। हाँ, अगर वो व्यापारी फर्नीचर में ही डील करता है, उसका काम ही है फर्नीचर खरीदना और बेचना, और फिर फर्नीचर खरीदता है, तो फिर अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट न करते हुए परचेसेस अकाउंट डेबिट करेगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी से रिलेट होता है फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि अगर ये ठीक नहीं है तो फिर वो भी चैप्टर गड़बड़ाएगा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने परचेसेस का उदाहरण दिया वही सेल्स पर लागू होगा कि हर सेल को सेल नहीं कहेंगे, डीलिंग आइटम के सेल को ही सेल कहेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप डीलिंग आइटम के अलावा कोई चीज़ बेचते हैं, फॉर एग्जांपल आप अनाज के व्यापारी और फर्नीचर बेचते हैं, तो आते समय आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया था अनाज के व्यापारी ने, तो जाते समय फर्नीचर को ही क्रेडिट करेगा। अब यहाँ एक और बात, नैरो मीनिंग होते हैं बताया, तो अब मैं ले लेता हूँ फ्रेट। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा जो आमतौर पर
अधिकांश बुक्स में मैंने देखी है कि फ्रेट दो होते हैं, फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट इनवर्ड यानी फ्रेट ऑन परचेसेस भी बोल सकते हैं, और फ्रेट आउटवर्ड को फ्रेट ऑन सेल्स भी बोल सकते हैं। बहुत कम ऑथर्स ने इनवर्ड आउटवर्ड या ऑन परचेस और ऑन सेल्स का प्रयोग शुरुआत में कम किया है, लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स आते हैं वहाँ पर बराबर किया है। तो चलिए, चाहे फ्रेट इनवर्ड हो चाहे फ्रेट आउटवर्ड, दोनों ही डेबिट होते हैं। लेकिन जब आप डीलिंग आइटम पर फ्रेट देंगे, डीलिंग आइटम खरीदते समय, तभी फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट ऑन परचेस अकाउंट डेबिट होगा। और अगर आप डीलिंग आइटम बेचते हैं और फ्रेट आप ही को देना है, आपकी और बायर के बीच में बात हुई थी कि साहब मेरे घर पहुंचा दीजिएगा सामान, और गाड़ी भाड़ा भी आप ही को देना है, तो यह होगा फ्रेट आउटवर्ड। चाहे परचेस पे दें चाहे सेल्स पर है, तो आपका खर्चा तो डेबिट ही होगा। परचेस के समय फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड और सेल्स के समय फ्रेट आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड। यहाँ एक बात और कहूँगा कि मान लीजिए ग्राहक ने आपसे कहा है, सर आप मेरे घर सामान भिजवा दीजिएगा और आपके माल के जो 14,000 मुझे देने हैं और 100 रुपये भाड़ा, ये दोनों मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो आपको एंट्री करनी है, मान लो उसका नाम रमेश है, तो रमेश डेबिटेड 14,100 टू सेल्स 14,000 और टू कैश 100। यहाँ फ्रेट कहीं भी डेबिट नहीं होगा, क्योंकि फ्रेट दे हम जरूर रहे हैं, इसीलिए टू कैश लिखा 100, लेकिन हम बियर नहीं करेंगे इसको, हम नहीं भुगतेंगे इसको, वो भुगतेगा, इसलिए उसको डेबिट कर दिया है। ये गलतियाँ, छोटी छोटी बातें हैं। और मैं फिर क्या कहूँ, यहाँ पर जो लोग इसको सुन रहे हैं, चाहे वो बीकॉम वाले हों, चाहे एमकॉम वाले हों, चाहे सीए फाउंडेशन वाले हों, चाहे सीएमए वाले हों, वो कहेंगे सर आप जो बता रहे हैं वो सब हमें आता है। तो ये तो खुशी की बात है कि आप गलत नहीं कर रहे। चलिएगा और आगे देखते हैं। डियर, जब हम फिक्स्ड असेट्स खरीदते हैं, फिक्स्ड असेट क्या होते हैं? जो नॉट फॉर रीसेल हैं, टू बी यूज्ड इन बिजनेस है और फॉर सेवरल ईयर्स है। जैसे आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, जैसे आप व्हीकल खरीद रहे हैं, जैसे आप फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, 30,000 का फर्नीचर कैश खरीदा, और उसको लाने पर आपने 1,000 फ्रेट दिया। मैंने आपको बताया बुक कीपिंग में अकाउंटिंग हेड्स के नैरो मीनिंग हैं। अब ये फ्रेट जो है, ये फ्रेट अकाउंट को डेबिट नहीं होगा, क्योंकि अगर डीलिंग आइटम पर फ्रेट देते तो ही वो अलग से डेबिट होगा। और ये फ्रेट आप फर्नीचर में ही जोड़ देंगे। सो आपका फर्नीचर 30,000 का, फ्रेट 1,000 दिया, नगद खरीदा है, दोनों नगद पेमेंट है, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 31,000 टू कैश 31,000। यहाँ पर नरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ये चीज़ आप नरेशन में क्लियर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स भी नरेशंस को थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम बच्चों को कहते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में, चाहे वो 11th की एग्ज़ाम हो 12th की हो, नरेशंस ज़रूर देना चाहिए। मैं तो इस मामले में मजाक में ये भी कहता हूँ कि नरेशन नहीं दिया तो नंबर कटते हैं, और नरेशन दिया तो कोई पढ़ता तक नहीं। और इसीलिए बीच का रास्ता ये कि आप अगर समय नहीं है तो नरेशंस दें, छोटे दें, बहुत डिटेल नहीं दें। तो चलिएगा, यहाँ नरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और आप यहाँ पर लिखेंगे नरेशन में, बीइंग फर्नीचर कॉस्टिंग ₹30,000 बॉट फॉर कैश एंड पेड फ्रेट ₹1,000, क्योंकि ऊपर ब्रेकअप नहीं, ऊपर 31 है, तो आपको ये नरेशन में क्लियर कर, नरेशन में सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। नरेशंस बड़े लंबे लंबे हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में होते भी होंगे। तो ये आपने समझा कि असेट के, अब जैसे असेट के इंस्टॉलेशन पर आपने, मान लीजिए आपने मशीन खरीदी और उसको इंस्टॉल कराने के लिए आपने वेजेस दिया है। सवाल में लिखा हुआ है वेजेस ₹3,000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी।
अब उसने वेजेस कह दिया है तो आप वेजेस नहीं लिखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वेजेस नैरो मीनिंग्स हैं। वेजेस किसको कहते हैं पहले बता दूं। आपका जो डीलिंग आइटम है, मान लो अनाज के व्यापारी हैं, तो अनाज को कूटने के लिए, सुखाने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए और भी किसी तरह की प्रोसेसिंग करने के लिए अगर आप मजदूरों को कुछ पैसा पेमेंट करते हैं, ओनली दैट पेमेंट विल बी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। यहाँ पर आपने मशीन के इंस्टॉलेशन पर 3000 खर्च किए हैं और मान लेते हैं कि मशीन आपका डीलिंग आइटम नहीं है, यानी आपने एसेट के रूप में लिया है, तो ये वेजेस आपके मशीन में ही जुड़ जाएगी, अर्थात वेजेस पे करने की एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 3000। यहाँ पर एक सिद्धांत और काम करता है कि जो असेट की एक्विजिशन कॉस्ट होती है, यानी उसको यूजेबल बनाने तक के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे एसेट में ही जोड़े जाते हैं। उनको अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि एसेट के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाता है। एक ट्रांजैक्शन और लेना चाहूँगा इसमें, उसके बाद इस वीडियो को, ताकि आपको लगे भी, क्योंकि दोनों आपको अब तक सब समझ में आ गया। ये तो पहले से आता था, आपने क्या नया बताया सर। तो चलिए, आमतौर पर ये एंट्री मैं जो बताने जा रहा हूँ ये 11th की बुक्स में नहीं है, मैं बताता हूँ। ज़्यादा बताना कभी गलत नहीं है। ये वीडियो बहुत ही सिंपल टाइप का है, अधिकांश बच्चों को ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। फिर भी आपको लगेगा कि नहीं यार अच्छा लगा, ये अच्छा बता रहे हैं, समझाते अच्छा हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक निवेदन है कि कमेंट में भी कुछ ना कुछ लिखिए, भले ये लिखिए कि सर क्या वीडियो बना रहे हो, ऐसी वीडियो मत बनाया करो, तो ये भी कम से कम कमेंट तो कीजिए। तो चलिएगा, अंतिम एक और ले रहा हूँ, फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, और वो है सैलरीज रुपीज़ 12,600 पेड after deducting net salary rupees 12,600 paid after deducting 1,400 against income tax। हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कई जगहों पर कोई पेमेंट करते समय TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना होता है, अर्थात आप इनकम टैक्स काट के पेमेंट करते हैं, जिसके अलग अलग रेट हैं, 10%, 20% वगैरह, और जिनके ऊपर ये ज़रूरी है उनको करना ही पड़ता है, जो बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि किसी 11th में, ये वीडियो 11th के लिए, BCom के लिए, MCom के लिए, सबके लिए बना रहा हूँ, बेसिक है और सभी के काम का है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपने अगर सैलरी देना है और उस सैलरी पर इनकम टैक्स कटना ज़रूरी है, तो उस व्यक्ति की सैलरी थी 14,000 और आपने उसमें से 10% मान लीजिए काटना ज़रूरी था, तो आपने 1400 काट लिया होगा और उसको नेट सैलरी 12,600 दी होगी। अब इसकी एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 14,000 टू कैश, कितना दिया आपने 12,600, टू कैश 12,600 एंड टू TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,400। कंपाउंड एंट्री होगी ये। और एक और बात कहूँ कि ये एंट्री करने के तत्काल बाद एक एंट्री आपको और करनी चाहिए, वो ये कि आपने जो अभी TDS क्रेडिट किया है ये इमीडिएट गवर्नमेंट को रेमिट कर दिया जाता है ऑनलाइन, और इसलिए एक एंट्री आपको मन से और करनी है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिटेड 1,400 टू बैंक, क्योंकि आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, सो टू बैंक 1,400, अर्थात आपने सैलरीज 12,600 टू कैश, सैलरीज डेबिटेड 14,000 टू कैश 12,600 और टू TDS जो किया, वो TDS आपकी जेब से तो, व्यापारी की जेब से तो 14,000 ही गए, पर स्प्लिट हो गए। उसने 10% काट कर 90% अमाउंट तो अपने एम्प्लॉय को दे दिया और 10% अमाउंट गवर्नमेंट को रेमिट कर दिया, यानी भेज दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के सभी चैप्टर्स में कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ कॉमन एरर्स जो बच्चे करते हैं, उनको मैं कवर करूँगा। वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी वीडियो
कैसा लगा। धन्यवाद।